हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी यूपी पीजीआईसी लेक्चरर या फिर यूपी पीजीटी या फिर यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो लेक्चर में हम सभी जो है इसमें पब्लिक इकोनॉमिक्स जो आपके पास आते हैं उन पब्लिक इकोनॉमिक्स का मैं आप सभी के लिए एक मॉक टेस्ट लेके आया हूं। इसमें मैं आपको अराउंड 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कराऊंगा और ये 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपकी पब्लिक इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी इस एग्जाम्स के लिए। और अगर आप किसी भी और अदर टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे अगर कोई बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहा है या फिर और अदर टीचिंग एग्जाम्स लाइक आरपीएससी या फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन 1 में आपके पास दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड मस्ग्रेव which function of the government to concern with providing a cushion of against the fluctuation to attain the growth and stability। अब देखिए हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताता हूँ कि मशग्रेव के अनुसार कौन सा कार्य विकास एवं स्थिरता प्राप्त करने के लिए उतार चढ़ाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशन आते हैं तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को कौन सा इसमें से आपके पास जो फंक्शन है वो बेसिकली इसको ठीक करता है या आप कहें तो इसको स्टेबल करने के काम आता है और वो भी आपको गवर्नमेंट का फंक्शन बताना है। ठीक है, गवर्नमेंट का फंक्शन बताना है। और याद रखिएगा बच्चे, इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं बताऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में हम सभी जो है क्वेश्चंस को आंसर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों ऐसा है? ठीक है, मैं आपको, और आपने इस टाइप के आंसर्स अभी तक नहीं देखे होंगे, इस टाइप से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली अगर आप देखें तो गवर्नमेंट जो है जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आ रहे हैं मतलब उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनको ठीक करना चाहती है। इसका मतलब है सरकार स्थिरता लाने की कोशिश कर रही है, यानी कि स्टेबलाइजेशन फंक्शन का यूज कर रही है। और ये जो है मशग्रेव के अकॉर्डिंग है। मशग्रेव के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो 3 होना चाहिए। देखिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है आपके पास स्टेबलाइजेशन फंक्शन यानी स्थिरीकरण कार्य। अब यही क्यों है, देखिए यहां पर मैंने आपका आंसर जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। तो रिचर्ड मस्ग्रेव जो है पायनियर इन द पब्लिक फाइनेंस आइडेंटिफाइड द 3 प्राइमरी रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 प्राइमरी रोल्स इन्होंने कहे थे मार्केट के अंदर, और उन 3 प्राइमरी रोल्स में जैसे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये आपके पास हो गया। फर्स्ट इसमें है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। स्टेबलाइजेशन फंक्शन किस लिए है? स्टेबलाइजेशन फंक्शन जो है यहां पर सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी लेकर आती है जिसमें टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग्स होती हैं, सरकार के टैक्स होते हैं, सरकार के व्यय होते हैं, जो कि मेंटेन करता है इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को, एंश्योर करता है प्राइस स्टेबिलिटी को, यानी कि फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, ना तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो ना ही डिफ्लेशन ज्यादा हो। तो इस टाइप से गवर्नमेंट जो है इसको देखती है। तो इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ फैक्ट द बफर अगेंस्ट द नेचुरल बूम एंड द बस्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स आप सभी को पता है उतार चढ़ाव होते हैं बिजनेस साइकिल में। कभी बिजनेस साइकिल में बूम देखने को मिल रहा है, कभी आपको रिसेशन देखने को मिल रहा है। तो इन सभी रिसेशन और इससे आप कैसे निकल पाएंगे आगे, उसमें हमारे पास ये फंक्शन काम आता है। तो सेकंड फंक्शन इसका क्या है? मशग्रेव का एलोकेशन फंक्शन है, जहां पर गवर्नमेंट अपने पब्लिक गुड्स को या अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, लाइक नेशनल डिफेंस बनाने में, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बनाने में, और प्राइवेट मार्केट्स में जो फेलियर क्रिएट होता है उसकी इनएफिशिएंसी को एफिशिएंट बनाने के लिए। आपको पता है अगर पब्लिक गुड्स आते हैं तो उससे फ्री राइडर प्रॉब्लम्स या मार्केट फेलियर होता है तो उसको भी ठीक करने के लिए यहां पर आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन यानी कि वितरण का फंक्शन, वितरण का कार्य। तो सरकार जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन करती है इनकम एंड वेल्थ का, फॉर रिड्यूस द इनइक्वालिटी बिटवीन द पीपल्स इन द इकोनॉमी। तो देश के अंदर जो इनइक्वालिटी यानी कि असमानता क्रिएट हो जाती है तो उस असमानता को कम करने के लिए सरकार जो है वो यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन लेकर आती है, जहां पर प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाए जाते हैं ज्यादा रिच वेल्थी पर्सन पर, और सोशल वेलफेयर या सब्सिडीज तौर पर दिया जाता है जिससे पुअरर्स को, जिससे वो अपनी रियल इनकम को बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व करा रहा हूं, यहाँ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने के साथ साथ हम एमसीक्यू सॉल्व करने के साथ साथ इसी टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर आपको मशग्रेव के 3 फंक्शंस को कवर करा दिया मैंने आपको, है ना। और ये आपको अब याद रहेंगे कि कितने 3 फंक्शन होते हैं और कौन कौन से 3 फंक्शन होते हैं और कौन सा किसके काम आता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में।
नेक्स्ट अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन है कि इंडियन कंटेक्स्ट में आपको बताना है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो आपका एएफएस है, जो जब आप बजट बनाते हैं तो बजट में आपके पास जो है गवर्नमेंट बजट, यूनियन बजट जब बनता है तो उस बजट को ही हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वार्षिक वित्तीय वितरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, ये आपको बताना है। तो जब भी हम बजट के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में इसका अनुच्छेद इसको बताया गया है। इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका 112, आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 आपके पास। अब ऐसा क्यों है, मैंने डिफरेंट आर्टिकल जो ऑप्शन में दिए थे उनके भी आपको बताया कि बाकी क्यों किस चीज के लिए जरूरी है। तो ये क्लास आपके लिए केवल एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ बताया जा रहा है। ठीक है, अगर आर्टिकल 12 को अगर आप डिटेल में पढ़ें तो इंडिया में जब बजट पेश किया जाता है इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट टर्म कहीं भी मेंशन नहीं है। इंस्टीड इट इज रेफर्स टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड जो है वो आपका मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके संविधान में। आपके संविधान में बजट वर्ड कहीं पर जो है मेंशन नहीं है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें अंडर द आर्टिकल 112, प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू ले ऑफ बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट रिसीव्ड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर दैट ईयर। तो आर्टिकल 112 के अंदर आपको प्रेसिडेंट के सामने दोनों हाउसेज में आपने जो स्टेटमेंट तैयार की है जिसमें आप गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स को बता रहे हैं और गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स को बता रहे हैं, वो आपको बताने पड़ेंगे। आपको इन दोनों को जो है वो यहां पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि जब बजट हमारे देश में आता है तो बजट को हर साल पेश किया जाता है 1 फरवरी में। जैसे अभी 1 फरवरी 2016 में बजट पेश किया गया होगा। आने वाले फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल कब से लगने वाला है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक ये फाइनेंशियल ईयर आपका रहेगा। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है ये बजट यहां पर पेश किया गया है। ठीक है, तो आपने देखा 1 फरवरी से लेके ये 1 अप्रैल पर लागू होगा, यहां से स्टार्ट होगा। तो फरवरी एंड मार्च के मंथ में बोथ हाउसेज जो आपके राज्यसभा और लोकसभा हैं वहां पर इसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने आप इसको दिखाएंगे और इस पर चर्चा की जाएगी कि गवर्नमेंट कितना पैसा कहां पर खर्च कर रही है और कहां पर नहीं खर्च कर रही है। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, और ये आर्टिकल 112 में इसके बारे में लिखा गया है। तो AFCs distributes between expenditures charged upon the consolidation fund of India and expenditure made from the consolidated fund of India। तो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया का मतलब है यहां पर एक फंड, ये फंड होता है जहां पर ये सैलरी या गवर्नमेंट के खर्चे वगैरह, गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स वगैरह सब कुछ इसी में आपके पास आती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब आर्टिकल 110 जो मैंने ऑप्शन में दिया था वो किस लिए है, आर्टिकल 110 डिफाइन करता है मनी बिल को, याद रखना है, ये डिफाइन करता है मनी बिल को। आर्टिकल 112 आपने पढ़ लिया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है। आर्टिकल 265 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आर्टिकल 265 जो है स्टेट्स दैट नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना जो है किसी भी टैक्स को नहीं लगा सकते हैं, ना ही कोई टैक्स एक्सेप्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 280 काफी इंपॉर्टेंट है, ये फाइनेंस कमीशन के लिए। हमारे देश में जितने भी फाइनेंस कमीशन, जितने भी वित्तीय आयोग बनते हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे फाइनेंस कमीशन के, तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत ही बनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चे, आपको याद रखने हैं ये आर्टिकल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द यूनियन बजट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजी। अब देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, मतलब जब आप बजट बनाते हैं, बजट को प्रेजेंट करते हैं, उसका एक ऑर्डर क्या है, किस तरीके से वो ऑर्डर में चलता है। और आई थिंक यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, नंबरिंग में इसको दे देता हूं। ठीक है, तो आपने अगर ये पहले पढ़ा हुआ है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट में। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है कि किस तरीके से होता है तो मैं आप सभी को लिए बता देता हूं। सबसे पहले जो करेक्ट ऑर्डर है आपका, करेक्ट ऑर्डर ये है कि जितना भी आपके पास अपने बजट जो बनाया है, सबसे पहले आप उस बजट को प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यानी कि आपके पास सबसे पहले 3 ऑर्डर आता है। आप क्या करते हैं, पहले प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है। ठीक है, उसके बाद
बजट को प्रेजेंट करने के बाद बजट के ऊपर डिस्कशन चलता है। अभी मैंने आपको बताया कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है और फरवरी और मार्च के महीने में इस पर डिस्कशन चलता है, इसके ऊपर डिस्कशन चलता है। तो प्रेजेंट के बाद आप डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन चलेगा इसके ऊपर। तो फर्स्ट पॉइंट 3 and 1, 3 and 1 यहीं से आंसर मिलना चाहिए। 3 and 1, ये भी 3 and 1 है तो अभी नहीं मिला है, ठीक है, 3 and 1। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो यहां पर डिस्कशन होने के बाद स्क्रूनिटी होती है कि डिपार्टमेंट्स को, कमेटीज को कितना कितना पैसा जो विभागीय समितियां हैं उनके द्वारा जांच की जाती है कि जो सरकार ने कहा है कि इतना इतना पैसा बांटना है, या इसको, इस सेक्टर को इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो डिस्कशन चल रहा था या सरकार ने पहले डिस्क्लोज करा होगा, उसके ऊपर अब डिस्कशन चालू होता है, ठीक है। डिस्कशन के बाद अब आप जांच करते हैं, ठीक है। तो स्क्रूनिटी होती है, स्क्रूटनी बेसिकली, ठीक है, स्क्रूटनी होती है 6, यानी कि विभागीय समितियों द्वारा जांच की जाती है। तो 3, 1 and 6, 3, 1 and 6 यानी कि 3, 1, 6, इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्रूनिटी के बाद मैंने इसको पूरा दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए है। मैंने इसको पूरा डिटेल में यहाँ पर क्रोनोलॉजी दी हुई है। तो प्रेजेंटेशन सबसे पहले होगा, फिर जनरल डिस्कशन होगा, फिर स्क्रूनिटी होगी, फिर उसके बाद आपके पास वोटिंग ऑन डिमांड्स एंड ग्रांट्स। इसका मतलब क्या है, ठीक है, लोकसभा में वोट किया जाएगा, डिमांड किया जाएगा फॉर ईच मिनिस्ट्री कि हमको इतना पैसा चाहिए, हमें इतना कम मिला है, तो कम या ज्यादा उसके हिसाब से होगा। तो स्टेजेस वेयर द कट मोशन बोलते हैं इसको, जहां पर जैसे लग रहा है कि डिफेंस को सरकार ने इस साल ज्यादा दे दिया है, तो एजुकेशन को कम दिया है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री कहेगी भाई हमें एजुकेशनल डेवलपमेंट करना है तो हमें ज्यादा बजट दीजिए, भले आप डिफेंस के बजट को कम कर दीजिए या किसी और अदर बजट को कम कर दीजिए। तो यहाँ पर वोटिंग ऑन डिमांड एंड ग्रांट्स होते हैं। उसके बाद फिफ्थ आता है पासिंग ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल। जो भी बिल इन्होंने कहा है उसको पास किया जाता है, ठीक है, जहां पर विड्रॉ किए जाते हैं जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया जो भी फंड बनाया हुआ है वहां से इसको विड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट में पास किया जाता है फाइनेंस बिल को, जो सरकार ने तय किया है उसके हिसाब से लीगलाइज किया जाता है टैक्स प्रपोजल्स जो रखे गए हैं, गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट किया है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह गवर्नमेंट को लगाने हैं उसके हिसाब से। तो ये आपको ऑर्डर ना बच्चे याद होने चाहिए। ये एक बार यूजीसी नेट में भी आ चुका है और आने वाले किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अगर मैं कहूं कि जीआईसी में नहीं आएगा तो शायद जीडीसी में आ जाएगा, शायद पीजीटी के एग्जाम में आ जाएगा, या आने वाले जितने भी आपके पास एग्जाम है, बीपीएससी है, आरपीएससी है, एमपीएससी है, तो इन सभी एग्जाम्स में आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दोबारा अगेन रिपीट होता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आप असर्शन को पढ़ें तो डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसीडर्ड मोर इक्विटेबल देन इनडायरेक्ट टैक्स। जो आपके पास प्रत्यक्ष करों को अप्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक न्याय संगत माना जाता है। न्याय संगत मतलब क्या है कि एक होता है इक्विटी या इक्वल आप कहते हैं, मतलब सभी को आप बराबर बराबर बांट दें, और एक होता है इक्विटेबल मतलब सभी को उनकी कैपेसिटी या जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो ज्यादा इक्विटेबल होता है इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में। असर्शन ये बोल रहा है हमको, और ये जो है बिल्कुल ठीक है ना। यही होता है कि आपके पास जो डायरेक्ट टैक्स है वो ज्यादा इक्विटेबल है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपकी इनकम पर लगता है, और इनकम पर टैक्स का मतलब है कि आपकी जितनी इनकम होगी, ये बेसिकली प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। जितनी आपकी इनकम होगी, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जितनी आपकी इनकम होगी उतना आप पर टैक्स लगेगा। ये नहीं कि अगर आपकी इनकम कम है तो भी आपको ज्यादा इनकम वाले के बराबर टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जितनी आपकी इनकम उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो ये तो इक्विटेबल है, ये रिच पर्सन पर ज्यादा टैक्स इंपोज करेगा, पुअर पर कम टैक्स इंपोज करेगा, पुअर पर कम टैक्स इंपोज करेगा। तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात है ना। ठीक है, रीजन देखिए, रीजन में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रेग्रेसिव इन नेचर होते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस चीज को बताया। अब बात आती है कि ये जो असर्शन है वो रीजन का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, और बिकॉज देखिए, जब भी ना आप इस तरीके के क्वेश्चन करें तो मेरी एक ट्रिक रहती है कि मैं यहाँ पर बिकॉज लगा के देख लेता हूँ और मैच कर रहा है कि इसका ही रीजन है कि नहीं है। जैसे मैंने पढ़ा एक साथ, अब डायरेक्ट कर या डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसीडर्ड मोर इक्विटेबल
than indirect taxes because direct tax are generally progressive in nature whereas indirect tax tends to be regressive। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो बिकॉज के साथ मैच कर रही है स्टेटमेंट की ये हाँ इसका कारण है। जैसे हिंदी में अगर मैं पढ़ूं, प्रत्यक्ष करों को अप्रत्यक्ष करों की तुलना में अधिक न्याय संगत माना जाता है बिकॉज यानी कि क्योंकि प्रत्यक्ष कर आमतौर पर प्रकृति में प्रगतिशील होते हैं जबकि अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स कम होता है, इसका उल्टा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आई थिंक इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। बिल्कुल देखिए नीचे आंसर भी आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप यहाँ पर इसको पढ़ भी सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव, ये बिल्कुल वर्ड ठीक है। यहाँ देखिए इनकम टैक्स जो है मैंने बेसिकली ये चीज को समझा दिया है, और ये जो है वो टैक्स के एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पर चलता है। पब्लिक फाइनेंस में एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस में। तो एबिलिटी टू प्रिंसिपल मतलब अगर जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितना जो अवेल कर सकता है किसी को टैक्स पे करना, उसको उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाए, उस पर ज्यादा टैक्स ना लगाया जाए। तो यहां पर मैंने डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर के लिए आपको एक डायग्राम भी दे रखा है। देखिए प्रोग्रेसिव में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट्स जो है वो आप पर ज्यादा लगेंगे। प्रोपोर्शनल में क्या है, आपके पास फिक्स टैक्स स्ट्रक्चर है, टैक्स स्ट्रक्चर फिक्स है, आपकी इनकम बढ़ते जाए टैक्स सेम रहेगा। बट रेग्रेसिव में आप देख सकते हैं इनवर्स रिलेशन है, यानी कि उल्टा है। यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन है या कांस्टेंट रहता है। अगर आप यहाँ पर अगेन ये टेबल देखें तो इस टेबल में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा हुआ है कि डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रेग्रेसिव होता है, प्रतिगामी होता है। और अगर आप इस टेबल को भी यहां से पढ़ लें तो यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अब अगर आप इंपैक्ट एंड इंसिडेंस की बात करें, इंपैक्ट का मतलब है किस पर टैक्स लग रहा है, और इंसिडेंस का मतलब है उस टैक्स का भार कौन पे कर रहा है, मतलब एक्चुअल में टैक्स कौन पे कर रहा है, वो होता है इंसिडेंस। और इंपैक्ट का मतलब होता है टैक्स किस पर लगाया गया। तो डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन सेम पर्सन होता है, जिस पर्सन पर लगा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूं कि मेरी इनकम पर टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, तो क्या ये इनकम टैक्स मैं आपसे पे करवाऊंगा? क्या आप पे करेंगे भी? अगर मैं पे करवाने के लिए बोलूं भी, नहीं करोगे आप कहोगे सर आपकी इनकम पर लगा है, आपने फायदा लिया है, आप पे करेंगे, हम क्यों पे करेंगे, हमें तो कोई फायदा ही नहीं मिला है। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन अ सेम पर्सन होता है। ठीक है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, यहां पर डिफरेंट पर्सन हो सकता है, यहां पर आप टैक्स बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब यह है कि अगर जैसे हमने जीएसटी कहा, जीएसटी लगता है प्रोडक्शन पर, गुड्स एंड सर्विसेज का आपने प्रोडक्शन करा, बट ये जीएसटी कभी भी प्रोड्यूसर पे नहीं करता। प्रोड्यूसर पर लगा है जिसने गुड्स बनाया है, ये पे कौन करता है, ये जो है इसके बर्डन को शिफ्ट कर देता है आगे कंज्यूमर्स पर। और कंज्यूमर जब किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं वो इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को। तो एक्चुअल में जीएसटी जो है वो कंज्यूमर पे कर रहा है, बट लगा किसके ऊपर है, प्रोड्यूसर के ऊपर। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि प्रोड्यूसर जो है वो इसका इंपैक्टर है, टैक्स का इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ा है। बट इंसिडेंस किसके ऊपर आया है, मतलब टैक्स किसको पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ रहा है कंज्यूमर को। तो ये डिफरेंट पर्सन होता है इनडायरेक्ट टैक्स के केस में। आगे इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में हाई इक्विटी होती है, हाई इक्विटी ओरिएंटेड होता है क्योंकि ये बेसिकली इक्विटेबल होता है, सभी को जिसकी जितनी एबिलिटी उसके अकॉर्डिंग देता है, जो भी मैंने समझाया। ये इक्विटी में लो होता है, ये इसमें यूनिफॉर्म टैक्स रेट होता है। इट मींस अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि अगर किसी की इनकम 10,000 रुपए है और किसी की इनकम 1,00,000 रुपए है, और दोनों ने ही 10,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, और 10,000 पे मान लेते हैं 18% की जीएसटी लगी है उस प्रोडक्ट पे, तो 1,800 रुपए हो गई अप्रोक्सीमेटली। तो ये 1,800 रुपए का टैक्स ये 10,000 इनकम वाला भी पे करेगा और 1,00,000 इनकम वाला भी पे करेगा, मतलब दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा टैक्स पे करेगा एक कम टैक्स पे करेगा। क्लियर है? अगर हम इसके क्वेश्चनिंग के बारे में बात करें, ठीक है, क्वेश्चनिंग के, तो हायर बर्डन ऑन द वेल्थी पर्सन, वेल्थी पर्सन पर इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, आप कह सकते हैं इंपैक्ट ज्यादा इसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर हायर रिलेटिव बर्डन ऑन पुअर, इस पे ज्यादातर पुअर पर इसका बर्डन पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है वो आप में चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है? होपफुली आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5, ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है आपका। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपको यहाँ पर
कुछ थ्योरीज दे दी, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस की, जैसे मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी है, वैगनर्स लॉ है, जीरो बेस्ड बजटिंग है, या लफार कर्व है। ये बेसिकली किस किस चीज पर बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो कि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी जो है वो यहाँ पर डाल्टन ने दी थी, ठीक है, ये हमें पता है। फिर इसके बाद जो वैगनर्स लॉ है वो क्या कहता है, वैगनर्स लॉ कहता है कि इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, आपको स्टेट मींस गवर्नमेंट को इकोनॉमी में ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं बी को इसके साथ मैच करूंगा 3 के साथ। आई थिंक आंसर मिल जाना चाहिए, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए पे हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आपके पास जीरो बेस्ड बजटिंग क्या कहती है, जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो पीटर फेयर ने स्टार्ट की थी, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है, बन सकता है क्वेश्चन। लफार कर्व जो है वो सप्लाई साइड इकोनॉमी पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अब आपके पास मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो है डाल्टन ने दिया था, डाल्टन ने इसके बारे में पीगो के साथ बताया था कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मींस ये है कि गवर्नमेंट शुड कलेक्ट द टैक्स एंड स्पेंड मनी इन अ वे दैट मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस जो आ रहा है वो फ्रॉम टैक्स इज इक्वल हो मार्जिनल सोशल बेनिफिट से। मतलब जब आप लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं जिससे उन्हें जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, आप वो सेक्रीफाइस बराबर दो उनको, मतलब इतना स्पेंडिंग आप करो कि वो लोगों के लिए बेनिफिट क्रिएट करे, मतलब जो जितना उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उतना ही उनको बेनिफिट हो। बट वहीं वैगनर्स लॉ को अगर आप देखें तो वैगनर्स जो है, एडोल्फ वैगनर्स, एक जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ऑब्जर्व किया और इन्होंने कोरिलेशन निकाला बिटवीन द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी एंड द रिलेटिव ग्रोथ ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर। और तो इन्होंने ये चीज देखी कि पर कैपिटा इनकम एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है इंडस्ट्रीज दोनों ही बढ़ते हैं। मतलब किसी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है या फिर जिस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट स्टेट का रोल बढ़ रहा है या गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ज्यादा हो रही हैं, तो उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा है, उस कंट्री के अंदर ग्रोथ भी जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ को मैंने ईजी लिख दिया है, ठीक है। और ऐसी जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब क्या है कि ये जो है बेसिकली पीटर फेयर ने 1960s में दिया था। अनलाइक इंक्रीमेंटल द बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग रिक्वायर्स एवरी बजट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई फ्रॉम द स्क्रैच। जीरो बेस्ड मतलब आप हर साल जो है बजट को जीरो से लेके चलें, मतलब उसका एक पहले से कोई बेस तैयार नहीं होना चाहिए। रिगार्डलेस द प्रीवियस एप्रोप्रिएशन, प्रीवियस एप्रोप्रिएशन को आप छोड़ें। आप ये नहीं कि कंपेयर करें कि पहले मेरे पास 100 थे, अब मैंने इस साल 110 रुपए खर्च करे हैं तो हमने 10% अपने बजट को बढ़ाया है, नहीं, इस तरीके से आप नहीं करेंगे। हर साल जो है एक नए बेस से शुरुआत करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बन सकता है क्वेश्चन। लफार कर्व जो है सप्लाई साइड है और लफार कर्व जो है वो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू को दिखाता है, टैक्स रेवेन्यू और जो टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, टैक्स रेट्स लगा रही है, उसके बीच में रिलेशन को दिखाता है कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा टैक्स रेट्स ना लगा दे कि उनकी टैक्स रेवेन्यूज ही कम होने लग जाएं, क्योंकि जब ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोग टैक्स की चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं, टैक्स एविएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फायदे की जगह उल्टा नुकसान होता है। गवर्नमेंट टैक्स रेट्स इसलिए बढ़ाया क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादा इनकम जनरेट करना चाहती थी, बट इसका उल्टा ही हुआ, गवर्नमेंट को फायदे की जगह नुकसान ना होने लग जाए। ये लफार कर्व है और ये सप्लाई साइड पर चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखना नॉट के बारे में बोला है, कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अगर आपको पता हो तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो सभी रिसिप्ट्स हैं आपकी जो कि आपकी एसेट्स को परिसंपत्तियों को कम नहीं करती और गवर्नमेंट की यानी कि आपकी लायबिलिटीज को बढ़ाती नहीं है, मतलब सरकार की देयता को नहीं बढ़ाती हैं और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी करती हैं। ऐसी रिसीप्ट्स को, ऐसी प्राप्तियों को हम जो है वो यहां पर क्या बोलते हैं? राजस्व प्राप्तियां बोलते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू एक ऐसा रेवेन्यू है जो नहीं करता, ठीक है, क्लियर है। बट यहां तो नॉट पूछा है, मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट्स नहीं होना चाहिए, कैपिटल रिसीप्ट्स होना चाहिए। तो कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होता है बताइए? कैपिटल रिसीप्ट्स वो होते हैं जो आप गवर्नमेंट की एसेट्स को कम कर देते हैं, एसेट्स परिसंपत्ति को कम कर देते हैं और गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है,
ठीक है। तो गवर्नमेंट की एसेट्स यानी परिसंपत्तियों को कम करने वाली पूंजीगत प्राप्तियां देखनी है, तो टैक्स तो रेवेन्यू है, तो ये तो नहीं होगा। डिविडेंड रिसीव प्रॉफिट फ्रॉम द पीएसी, यानी कि जो आपकी सरकारी कंपनियां उनसे लाभांश या लाभ आपको मिल रहा है, तो ये भी आपकी एसेट्स को कम नहीं करेगा, ना ही लायबिलिटी को बढ़ाएगा, तो ये भी नहीं है। रिकवरी ऑफ लोन, इस पर जरा आप देखें, ऋण की वसूली, इंटरेस्ट रिसीव, ये भी नहीं है। आंसर सी ही है वैसे इसका, मैं बताता हूं कैसे। कि जैसे रिकवरी ऑफ लोन का मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी जो हमारे पास है, उसने स्टेट गवर्नमेंट को मान लेते हैं 5 करोड़ रुपए का लोन दिया है, ठीक है, 5 CR लोन प्रोवाइड करा है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक डेटर है, एक देनदार, ओ सॉरी, हाँ, इससे आपको पैसे लेने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डेटर है, इससे आप पैसे लोगे, तो ये डेटर जो है वो आपके लिए एक एसेट होती है, परिसंपत्ति होती है। और जब आपसे रिकवरी कर लोगे इससे, लोन से, जो आपने लोन दिया था उससे वापस मांग लोगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारा लोन वापस करो, रिटर्न करो, हमारा लोन रिटर्न करो 5 करोड़ रुपए। तो जब ये रिटर्न करेंगे तो अब ये पर्सन डेटर नहीं रह जाएगा, डेटर नहीं रह जाएगा, इट मींस ये एसेट भी नहीं रह जाएगा, यानी एसेट कम हो जाएंगी। तो जब जिससे सरकार, और सरकार, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, कैश आ जाएगा, रिसीप्ट हो गई, तो इस रिसीप्ट से सरकार के पास एसेट्स कम हो रही हैं, एसेट्स कम हो रही हैं, तो ये कैपिटल रिसीप्ट है, ये रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सी आंसर है इसका, एक्सप्लेनेशन ये रहा, ठीक है। यहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में नो इम्पैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये रिड्यूस करता है एसेट्स को, ये इंक्रीज करता है लायबिलिटीज को। इसके एग्जांपल दिए, इसके एग्जांपल जो भी हमने यहाँ पर देखे, डिसइन्वेस्टमेंट भी इसका एग्जांपल है, बोरोइंग्स भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट मींस आप अपनी पब्लिक कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज के हाथों में दे रहे हैं, बोरोइंग्स मतलब उधार ले रहे हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन बोल रहा है, वर्क एक्सपेंड टू फिल द time available for its completion, this statement is associated with किससे एसोसिएट है? काम अपने पूरा होने के लिए उपलब्ध समय के अनुसार फैल जाता है, ये किसने कहा था, ये कथन किसने कहा है? ठीक है, काफी अगर आपने पार्किंसन लॉ सुना हो तो पार्किंसन लॉ यही बोलता है कि जैसे जैसे वर्क ना एक्सपैंड होता है, जैसे जैसे आपके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल ऐसे लेना चाहूंगा कि जब आपके पास, जब मान लेते हैं कॉलेज से आपको जो है, कॉलेज से आपको एक असाइनमेंट मिला है, और जब आपको असाइनमेंट मिला है और कहा है आपके प्रोफेसर ने कि ये असाइनमेंट मुझे ना 2 वीक्स में सबमिट कर देना। अब आपने देखा, अरे जो असाइनमेंट है ये तो 1 दिन में भी पूरा हो जाएगा, तो मैं आज नहीं कर रहा इसे, मैं इसे कल करूंगा। मतलब आप इसे टुमारो पर टाल देते हैं कि मैं इसको टुमारो, कल जाकर करूंगा, आज नहीं कर रहा, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबा समय आपको मिला है और आपको पता है कि मैं 1 दिन में कर दूंगा, तो आप इसको कल, आज नहीं करेंगे, आप कल पर टालते रहेंगे और कल, नेक्स्ट 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 करते रहेंगे। मतलब आपका काम जो है वो बड़ा होते रहेगा क्योंकि आपके पास लंबा समय है। तो इसको हम बोलते हैं पार्किंसन लॉ, पार्किंसन का नियम, पार्किंसन ने इस नियम को बनाया था, ठीक है। आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये सायरन नॉर्थकोट पार्किंसन ने 1955 में इसको लेके आया था। इन्होंने एक फेमस ऑब्जर्वेशन किया इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर एंड इकोनॉमिक्स, इट सजेस्टेड दैट द ब्यूरोक्रेसी वर्क एक्सपेंड्स एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर दिट्स कंप्लीशन। उनके पास कंप्लीशन के लिए बहुत लंबा समय होता है, उनका काम बढ़ते चला जाता है। एसेंशियली इफ यू give some one of a week to complete a 2-hour task, the work will be somehow become the complex and enough to take the entire week। आपको पता है कि पूरा टाइम तो लेगा नहीं, तो 2 घंटे में हो जाएगा, तो आप पूरा हफ्ता ही इसको लेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे इसको, ठीक है। ये वैगनर्स लॉ नहीं है, वैगनर्स लॉ अलग होता है। वैगनर्स लॉ जो है एक हिस्टोरिकल टेंडेंसी को देखते हैं कि स्टेट एक्टिविटीज जरूरी है, अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है। तो थोड़ी देर पहले भी हमने इसको देखा भी था। पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरी है, जो कि ये देखती है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ग्रोज इन जर्क। मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर आप एक साथ कर देंगे, आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे धीरे धीरे करके चीजें जो है ठीक होगी।
ये सजेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस लाइक वॉर और फेमिन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स अ लेवल एट टैक्स पेयर इवेंचुअली बिकम accustomed to the leads to the permanent increase in the public spending the displacement effect। यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों पर टैक्स बर्डन एकदम से नहीं डाल देते, एकदम से टैक्स बर्डन नहीं क्रिएट कर देते कि टैक्स एकदम से टैक्स लगा देते हैं। आपने जो पब्लिक स्पेंडिंग करी है, आप उन पब्लिक स्पेंडिंग्स को लोगों से रिकवर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, बट वो पब्लिक स्पेंडिंग आप एक साथ ज्यादा टैक्स लगा के नहीं कर सकते। आप धीरे 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 करके चीजों को जो है वो उनसे वसूलते हैं। ऐसे ही रैन कर्व के बारे में बात करें तो रैन कर्व जो है इलस्ट्रेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ द गवर्नमेंट एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। मींस गवर्नमेंट का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात होगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उतना ज्यादा बढ़ेगा या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम होगा। ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट को हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग करनी चाहिए, मतलब सरकार को ना तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हम ये सोचें कि ज्यादा पैसा खर्च करने से बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, इस तरीके के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सरकार को हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करनी चाहिए। यह है रैन कर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। आपको थोड़ी देर पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में बताया, जो पिकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस है, ये क्या बताती है बताइए, फटाफट बताइए। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में बात करती है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में। ठीक है, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे करके अपने एक्सपेंडिंग्स को बढ़ाती है। जैसे गवर्नमेंट जो टैक्स जो है वो अचानक से नहीं लगाती है। गवर्नमेंट सबसे पहले जो रिच लोग हैं कंट्री के उन पर ज्यादा टैक्स लगाएगी, फिर धीरे उन पर भी अचानक से नहीं लगाएगी, पहले कम फिर और ज्यादा, फिर धीरे धीरे बढ़ाएगी, फिर पुअर से भी टैक्स लेना स्टार्ट कर देगी। तो ये आपको कहीं दिख रहा है, देखिए, सामाजिक अशांति के कारण सार्वजनिक व्यय का निचले स्तर से उचले स्तर की ओर बढ़ना, मतलब द मूवमेंट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर फ्रॉम अ लोअर टू द हाई ड्यू टू द सोशल डिस्टर्बेंस। सोशल डिस्टर्बेंस, वॉर वगैरह आई है, कोई नेचुरल क्लाइमेट ही आ गया, तो सरकार अचानक से नहीं करेगी, एक लोअर लेवल से शुरुआत करेगी और हायर लेवल पर जाएगी। अब हायर लोअर लेवल का ये मतलब नहीं है कि गरीबों से शुरुआत करेगी, यहाँ पर बात की जा रही है कम अमाउंट से, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले समझाया। ठीक है, तो आंसर ये होगा, ए होगा इसका। ठीक है, आंसर इज ए। अब आप देख लीजिए, पिकॉक वाइसमैन थ्योरी जो है 1961 में आई। ठीक है, एलन पिकॉक के द्वारा, एंड जैक वाइसमैन पब्लिश करते हैं अपनी स्टडीज को, जिसमें वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में देखते हैं यूके में, और ये चैलेंज करते हैं द आइडिया दैट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ग्रो इन अ स्मूथ continuous line, argue that instead that it's grow in a step बाय स्टेप या जर्क। मतलब ये कहते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स एक अचानक से नहीं बढ़ती, ये बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप ग्रो होती है। ठीक है, गवर्नमेंट अचानक से बहुत ज्यादा चीजें जो है स्पेंडिंग्स नहीं कर देती या लोगों से ज्यादा टैक्स नहीं लगाने लग जाती, वो धीरे धीरे करती है, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं, इसमें कुछ ट्रिगर जैसे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, द ट्रिगर पॉइंट, ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम्स टैक्स पेयर्स हैव अ नोशन ऑफ व्हाट constitutes a tolerable level of taxes. During a crisis or a social disturbance like war and famine and pandemic, the government is forced to increasing spending. तो गवर्नमेंट इस स्पेंडिंग से, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अभी ज्यादा पैसा खर्च करा है तो इसको ये टैक्स पेयर्स से ज्यादा टैक्स वसूल करके लेंगे, नहीं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है। सिचुएशन में गवर्नमेंट धीरे धीरे करके जो है टैक्स रेट्स को शिफ्ट करती है। सेकंड आता है द शिफ्ट, द फंड इज टैक्स रेट्स आर रेज्ड, मैंने जो कि बताया धीरे धीरे करके टैक्स रेट्स को बढ़ाता है। ओल्ड लेवल ऑफ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर इज डिस्प्लेस्ड बाय अ न्यू एंड हायर लेवल, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि आपके पास धीरे धीरे करके टैक्स रेट्स को बढ़ाते हैं, तो पुरानी टैक्स रेट्स नई टैक्स रेट्स को, या जो पुरानी स्पेंडिंग्स हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, वो नए एक्सपेंडिचर्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये पिकॉक वाइसमैन का मानना था। ऐसे ही आफ्टरमेथ, वंस द क्राइसिस एंड, अगर क्राइसिस खत्म हो जाती है, पीपल बिकम्स कस्टम टू द न्यू टैक्स लेवल्स, द इंस्पेक्शन इफेक्ट। अब जैसे ही खत्म हो जाता है वॉर वगैरह सब कुछ, तो यहाँ पर सरकार जो है नए टैक्स रेट्स को लेकर आती है, और वो टैक्स रेट्स ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं।
उस वक्त नई चीजों को दोबारा से करना, उसको आप बोलते हैं इंस्पेक्शन इफेक्ट, ठीक है। और गवर्नमेंट ये चीज देखती है कि सोशल नीड्स एंड एड्रेसेस कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिचर्स डज नॉट रिटर्न टू द ओरिजिनल लो लेवल। और फिर जब गवर्नमेंट ने एक बार चीजों को लगा दिया तो गवर्नमेंट दोबारा से नीचे लेवल पर नहीं आती। जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट ने वॉर वगैरह के लेवल पे 5% की टैक्स रेट से शुरुआत की, फिर टैक्स पर 10% की शुरुआत की, फिर 15% टैक्स स्टार्ट किया। अब वॉर वगैरह सब कुछ खत्म किया तो गवर्नमेंट ने कहा कि 20% लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। अब जब गवर्नमेंट 30% तक पहुंच चुकी है तो गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि हम वापस 20% टैक्स लगेंगे अगर दोबारा से पेंडेमिक आ जाए तो, नहीं, 30% ही रहेगा। इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन इफेक्ट। इंस्पेक्शन इफेक्ट याद रखेंगे। और भी अदर इफेक्ट्स होते हैं, इंस्पेक्शन इफेक्ट अभी हमने समझा। अब एक होता है कंसंट्रेशन इफेक्ट। कंसंट्रेशन इफेक्ट ये कहता है कि इकोनॉमी ग्रो करती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, लोकल स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक हायर लेवल पर मेंटेन करना चाहती है। मतलब वो देख रही है कि लोग जो हैं, उन कंज्यूमर्स जो हैं, उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड तैयार हो चुका है। तो इस लिविंग स्टैंडर्ड से इकोनॉमी के लोग अपने इस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें, और इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी मेंटेन रहे, इससे लोअर लेवल पर इकोनॉमी ना जाए, ठीक है। इससे लोअर लेवल पर इकोनॉमी जाएगी तो वो इकोनॉमी के लिए ही हार्म होगा। तो आई थिंक आपको जो है ये पिकॉक वाइसमैन थ्योरी भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी क्वेश्चन के साथ साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आप अपने और भी स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, आपके दोस्त जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू। फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा क्या होता है, मैं इसको शॉर्ट में एफडी लिख रहा हूं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, प्लस गवर्नमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हो गए सरकार के राजस्व व्यय और ये हो गए पूंजीगत व्यय। इसमें से आप माइनस करते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स को, रेवेन्यू रिसीप्ट्स राजस्व प्राप्तियां, प्लस कैपिटल, प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स, प्लस कैपिटल रिसीप्ट्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्यों बोरिंग्स को क्यों हटाया, उधार को क्यों हटाया, उधार को छोड़कर क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पर? क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, ये दिखाता है नीड ऑफ बोरोइंग, कि सरकार को कितना पैसा बोरो करना पड़ेगा इकोनॉमी मतलब इस घाटे को पूरा करने के लिए या अपने पूरे खर्चों को करने के लिए, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला है, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर, ये वाला सारा का सारा पार्ट जो है इसको मैं टोटल एक्सपेंडिचर बोल सकता हूं, यानी कि कुल व्यय बोल सकता हूं। और इसमें से आप माइनस कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीव्स प्लस रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहां पर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक आ जाती है, मैं आपको अभी के अभी बताता हूं। देखिए कैपिटल रिसीप्ट्स जो होती हैं आपकी, कैपिटल रिसीप्ट्स जो होती हैं यानी पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। पहली होती है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स, ऐसी कैपिटल रिसीप्ट्स जो आपकी डेट यानी कि आपके लिए उधार उत्पन्न नहीं करती। और एक होती हैं जो कि लायबिलिटी या फिर आप कहें तो डेट ही क्रिएट करती हैं आपके लिए, ये डेट ही क्रिएट करती हैं, लायबिलिटी ही क्रिएट करती हैं। तो अगर मैंने कैपिटल रिसीट्स में डेट वाला पार्ट ले लिया यानी ये बोरोइंग्स ले लिया, तो क्या हमें कभी भी फिस्कल डेफिसिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पर ये नॉन डेट क्रिएटिंग रहती है। अगर ये मैं रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट को कहूं तो ये दोनों ही कैपिटल एसेट्स हैं। रिकवरी ऑफ लोन अभी थोड़ी देर पहले समझाया था इसी लेक्चर में कि ये एसेट्स को कम कर देता है, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार की कंपनियों को बेचना, सरकारी कंपनियों को बेच रहे हो तो पीएसयूज के नंबर कम हो रहे हैं, तो यहां से भी एसेट्स कम हो रही हैं। तो ये दोनों ही नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं। इट मींस ये एसेट्स को कम करके आई हुई कैपिटल रिसीट्स हैं आपके पास, और ये लायबिलिटी बढ़ाकर की गई कैपिटल रिसीट्स हैं। तो आंसर इज बी, कुल व्यय इक्वल्स टू राजस्व प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों को छोड़कर वसूली, ये सब ठीक है। आसान था, बहुत इजी। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। अब देखिए फाइनेंस कमीशन के बारे में बात आ गई। 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो रिकमेंडेड करता है मेंटेनिंग द वर्टिकल डिवेल्युएशन ऑफ 41%। 41% का आपको वर्टिकल डिवेल्युएशन
मानना पड़ेगा, बिल्कुल। 15th फाइनेंस कमीशन की यही रिकमेंडेशन थी, 14th की 42% थी, और नीचे लिखा भी हुआ है द रिडक्शन फ्रॉम 42% 14th कमीशन, फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल 14th में 42 था और 15th में इसको कम करके 41% कर दिया गया है। याद रखिए, देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए आपके पास क्या रिकमेंडेशन होती है, और सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्टिकल क्या होता है, मतलब वर्टिकल डिवैल्यूएशन क्या है। मींस आपके जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको आप टैक्स में से शेयर कितना देंगे, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कितना बेसिकली शेयर पूल करेगी, डिविजिबल पूल कितना होगा टैक्स को बंटवारे का। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन आपको याद रखने हैं एन.के. सिंह हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, एन.के. सिंह आपके पास हैं, और इनका जो पीरियड है वो 2021 से 26 में रहा, और 26 अभी चल रहा है। तो इसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन के ऊपर भी बात हो गई है, ठीक है। अब वो भी हम आगे देखेंगे। अभी आपको जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15th फाइनेंस कमीशन तक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये एड्रेस करते हैं शिफ्टिंग द India's federal structure, और स्टेटमेंट 1 कहती है द कमीशन रिकमेंडेड दैट द वर्टिकल डिवोल्यूशन द शेयर ऑफ द यूनियंस डिविजिबल पूल ऑफ द टैक्स टू द स्टेट, कि यूनियन गवर्नमेंट इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स शेयर करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ये उसका डिविजिबल पूल बताता है, कितना अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेसिकली। तो वो रिकमेंडेड किया गया 41% इस वाले कमीशन के द्वारा, और जो 14th कमीशन था वो कहता था 42% होना चाहिए, ठीक है। जिसमें इन्होंने, ये क्यों कम हुआ, क्योंकि द रिडक्शन ऑफ द 1%, क्योंकि आपके पास पहले जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी में आ गया अभी, है ना, न्यू लॉस के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से 1% जम्मू एंड कश्मीर का इन्होंने कम कर दिया है, समझ गए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन क्राइटेरिया। 15th फाइनेंस कमीशन में क्या होता है, वर्टिकल डिवैल्यूएशन तो स्प्लिट करता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, हॉरिजॉन्टल फिर ये बताता है कि इस 41% में से किस किस तरीके से शेयर होगा, स्टेट्स को कैसे शेयर मिलेगा। तो वो होता है आपका इन 6 कैटेगरीज के बेस्ड पे। इनकम डिस्टेंस, की इनकम डिस्टेंस क्या है, उसका वेटेज लिया जाता है यहाँ पर 45%, मतलब जिसका जितना ज्यादा इनकम डिस्टेंस दूर होगा उसके हिसाब से। एरिया कैसा है, एरिया के हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। पॉपुलेशन कैसी रहती है आपकी कंट्री में, पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है, 2011 का सेंसस देखा जाएगा, 15% वेटेज इसको है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसी है आपकी कंट्री में, बर्थ रेट डेथ रेट कैसी है, उसका भी आपने 12.5% बनाया हुआ है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी कैसे हैं, उसका 10% लिया गया है। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स आपके कितने हैं, 2.5% वेटेज है। तो ये आपको याद रखनी है बच्चे, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहां से आपको एग्जाम में जरूर 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 क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 14th और 15th फाइनेंस कमीशन और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन मैंने आपको बताया, और आपको मैंने यहाँ पर एक नीचे टेबल दी है आपके लिए याद करने के लिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे वाईवी रेड्डी, और वो वर्टिकल डिवैल्यूएशन 45% पर बात करते हैं। एन.के. सिंह जो है 15th फाइनेंस कमीशन के हैं, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को एडजस्ट करने के बाद 1% कम कर दिया है। 41% जो है स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स डिवीजन पूल के बारे में बात होती है। याद हो गया, शॉर्टेड है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेवाइड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा कौन सा टैक्स है, निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो संघ द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और लेकिन राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है, और राज्य सरकार ही इसे अपने पास कलेक्ट करती है, ठीक है। ऐसा कौन सा टैक्स है, पढ़ा होगा आप सभी ने, बताइए फटाफट बताइए। जितने भी स्टैम्प ड्यूटीज होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर, विनिमय पत्रों पर जो स्टैम्प शुल्क लगाया जाता है, वो स्टैम्प शुल्क लगाती तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट नहीं करती। कलेक्ट हमेशा कौन करता है, कलेक्ट हमेशा जो है वो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। और सी आंसर हो गया। इसके पीछे मैंने एक आंसर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, और ये कौन बताता है, ये बताता है आर्टिकल 268, ठीक है। आर्टिकल 268 ये बोलेगा
कि जो टैक्स है वो लगाया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, कलेक्ट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और अप्रोप्रिएट भी किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एक तरीके से वितरण आप कह सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, जिसमें स्टैम्प ड्यूटीज आ गया आपका ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रोमिसरी नोट्स एक्सेट्रा, ये सब आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। और वहीं अगर आप इनकम टैक्स को लेते हैं तो ये आर्टिकल 270 में आया है कि इनकम टैक्स जो है वो लगाया जाता है यूनियन के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट भी वही करती है और बांटते दोनों हैं, ठीक है। ये और आपको याद रखना स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगाता तो यूनियन का है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करेगा और रहेगा भी उसी के पास, ठीक है। ये दोनों में बढ़ता है। वहीं आर्टिकल 269 अगर आप देखते हैं तो ये कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह ये जो है आपके पास जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह हैं ये यूनियन गवर्नमेंट लगाएगी, कलेक्ट भी यूनियन गवर्नमेंट करेगी और अप्रोप्रिएट करेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में ये रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बात करता है क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस के बारे में। रिगार्डिंग द टॉलरेंस लेवल ऑफ टैक्सेशन 25% ऑफ जीडीपी वाज प्रपोज्ड बाय। अब देखिए ये ना आपका टॉलरेंस लेवल है और टॉलरेंस लेवल मींस क्या है कि आप कितना परसेंट ऑफ टैक्सेशन लगा सकते हैं जीडीपी का, कितना टॉलरेट होगा। कराधान में सहनशीलता स्तर जीडीपी का 25% के संबंध में क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस का प्रस्ताव किसने किया था? कॉलिन क्लार्क ने किया था। किसने किया था? कॉलिन क्लार्क ने किया था। कॉलिन क्लार्क इसके बारे में बात करते हैं, बिल्कुल 20 का आंसर है। कॉलिन क्लार्क इसके बारे में बोलते हैं कि 1975 में उन्होंने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि देयर इज अ डिफाइन द सीलिंग हाउ मच द गवर्नमेंट कैन टैक्स इट्स सिटीजन बिफोर कॉजिंग द इकोनॉमिक डैमेज। इकोनॉमी को फायदा न मिले, कौन सा एक ऑप्टिमल टैक्स अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने 25% का थ्रेशोल्ड डिसाइड किया कि 25% तक टैक्स लगाना ठीक है, कि टोटल टैक्स बर्डन होना चाहिए। वंस द टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम 25% से अगर ज्यादा हो जाता है तो ये नेगेटिव कंसिक्वेंसेस निकालेगा, क्योंकि आप अगर टैक्स रेट्स ज्यादा लगाओगे तो लोग टैक्स एविएशन करेंगे, टैक्स की चोरी करना स्टार्ट करेंगे और गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। और इन्होंने भी इसके पीछे यही लॉजिक दिया कि exceeding the limit, this limit destroy the incentive of people to work hard and businesses to produce efficiency. Furthermore, high taxation leads to the inflationary pressure. इन्होंने ये भी कहा कि जब ज्यादा टैक्स लगाओगे तो लोगों को लगेगा कि हमारी इनकम का ज्यादातर पार्ट तो टैक्स में चला जाता है, तो हम ज्यादा काम ही क्यों करें, जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ेगा। बिकॉज गवर्नमेंट को जो है डेफिसिट फाइनेंस के ऊपर कवर करने के लिए लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा, पीपल्स लॉस में जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी सेव करने की प्रोस्पेरिटी ज्यादा बढ़ेगी, है ना, टैक्स की चोरी करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस है कि गवर्नमेंट को इसी के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। और ये हाइपोथेसिस जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को, टैक्स कैपेबिलिटी को स्टडी करती है, ये आपको याद रखना है। अब मैंने कुछ और भी यहाँ पर पॉइंट दे दिए, जैसे रिचर्ड रेयान, इन्होंने रेयान कर्व दिया था, रेयान कर्व ये सजेस्ट करता था ऑप्टिमल लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग 15 से 25%। याद रखना है कि 15 से 25% किसने कहा? रेयान कर्व ने कहा। आर्थर लफार कर्व जो है बेसिकली टैक्स और रेट्स और टोटल टैक्स रेवेन्यूज के बीच में रिलेशन को दिखाता है कि अगर टैक्स रेट्स बढ़ेगा और एक ऑप्टिमल टैक्स रेट्स तक ही टैक्स रेट गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए, अगर गवर्नमेंट उसके बाद टैक्स रेट बढ़ाती है तो गवर्नमेंट को उसका कोई फायदा नहीं होगा, गवर्नमेंट को उल्टा उसका नुकसान होगा, गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू कम होगी। ये इसके बारे में बात करता है। जेम्स बुचनान ये पब्लिक चॉइस थ्योरी को देते हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्टर, ब्यूरोक्रेट्स एक्सेट्रा फाइनेंशियल डिसीजंस के बेस पे अपने इंटरेस्ट के तौर पर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम आगे जाकर किसी ना किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 क्वेश्चन कह रहा है मैच द डेफिसिट विद द फॉर्मूला। अभी भी आपने डेफिसिट्स देखा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? राजस्व घाटा। राजस्व घाटे का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को माइनस करते हैं, तो ए का 3 होना चाहिए, ए का 3। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, बी का 1 होना चाहिए, बी का 1 है। एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फ्रॉम कैपिटल एसेट्स। आप रेवेन्यू डेफिसिट जो आपने निकाला उसमें से ग्रांट्स को माइनस कर देते हैं फॉर कैपिटल एसेट्स। जो आपने कैपिटल एसेट्स के बदले ग्रांट्स दिए हैं वो आप यहां से हटा देते हैं, ठीक है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए जो अनुदान दिए गए हैं, ग्रांट्स मिले हैं, उनको आप जो है इसमें से माइनस कर देते हैं, तो आपके पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। तो आई थिंक इसका आंसर ए होना चाहिए, बिल्कुल
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में कुछ दिया भी है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या इसकी कोर मीनिंग है। ये कंजम्पशन गैप के लिए बनाया गया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंड रिसीप्ट्स कम है, मींस कंजम्पशन ज्यादा कर दिया आपने, ज्यादा खर्चे कर दिए रेवेन्यू नेचर के। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है ये प्योर कंजम्पशन को दिखाता है, इसमें से आपने ग्रांट्स को हटा दिए, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट टोटल बोरोइंग को बताता है, गवर्नमेंट को कितना बोरो करना है। प्राइमरी डेफिसिट करंट ईयर की नीड बोरोइंग को दिखाता है, ये टोटल ओवरऑल ग्रॉस बोरोइंग को दिखाता है, ये नेट बोरोइंग्स को दिखाता है। ये किसको दिखाता है? नेट बोरोइंग की, गवर्नमेंट को कितना नेट पैसा उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है। देखिए मैं बहुत डिटेल में क्वेश्चन करा रहा हूँ तो लेक्चर लंबा जा सकता है, आपको लगेगा कि सर आप बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और वो कॉन्सेप्ट एट द एंड आपको ही काम आने वाले हैं। तो कृपया करके ध्यान से समझिए, बस सुनिए पूरे लेक्चर को, आप ये मत देखिए इसका ड्यूरेशन कितना बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो लिवेथियम मॉडल जो है वो 1980s का विच व्यूज दैट द स्टेट आर रेवेन्यू मैक्सिमाइजेस मोनोपोलिस्ट वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है। लिवेथियम मॉडल 1980 जो राज्य को राजस्व अधिकतम करने वाले एकाधिकार के रूप में देखता है, किसके द्वारा विकसित किया गया था। मतलब 1980s का मॉडल है जहां पर आप ये देख रहे हैं कि सरकार केवल और केवल अपने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा रही है, उसके तरह एक एकाधिकार बन चुका है, एक मोनोपोलिस्ट फर्म बन चुकी है, वो एक मोनोपोलिस्ट कंपनी के तौर पर देखने को मिल रही है। तो ये एक बात किसने कही थी स्टार्टिंग में। देखिए यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूं ना आपके लिए, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे मेरे हिसाब से, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको चीजों को थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, और ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम्स में आए हैं और या तो आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो अभी तक नहीं आए लेकिन आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड है आ सकते हैं। तो क्या आंसर देंगे आप सभी, बताइए। ये बुचनान ने थ्योरी दी थी, ये बुचनान इस चीज के बारे में, ब्रेनन एंड बुचनान इस चीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 20 का करेक्ट आंसर होगा, आप पढ़ लीजिए। जो जॉर्फ्राई ब्रेनान एंड जेम्स एम बुचनान जो 1980s में वर्क करते हैं, द पावर ऑफ टैक्स, एनालिटिकल फाउंडेशन ऑफ द फिस्कल कॉन्स्टिट्यूशन, द मॉडल, इनकी मतलब उसमें इन्होंने काम करा। ये मॉडल साइक्लिकल जो है देखता है कि गवर्नमेंट के बिहेवियर को देखता है, गवर्नमेंट एक ऐसा स्टेट बन चुका है, एक ऐसा मोनोपोलिस्ट एकाधिकार स्टेट बन चुका है जो अपने बारे में सोच रहा है केवल, ठीक है। अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता है, पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड नहीं कर रहा, अपने मैक्सिमम कर रहा है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बात कर रहा है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेन हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में जो रूल्स इन्होंने बनाए वो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं, इम्पोजिशन करे हुए हैं लोगों पर कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। टैक्स कैप किया हुआ है, बैलेंस बजट के ऊपर गवर्नमेंट अपने खर्चों को बहुत कम करना चाहती है, रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाना चाहती है, ठीक है, इसके ऊपर फोकस करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ और थ्योरीज भी दी हैं, जैसे डाल्टन एंड पीगो का भी नाम था वहां पर। तो डाल्टन एंड पीगो जो है वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ये एम करता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के बारे में, गवर्नमेंट इतना एक्सपेंडिचर करे। मशग्रेव जो है 3 ब्रांचेस टैक्सोनॉमी लेकर आए थे, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबिलिटी, और फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड था, है ना। वेगनार्स लॉ जो है ये बेसिकली एक सोशल प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कि जैसे जैसे गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा कंट्री का। और ये अभी हमने लेविथियम मॉडल को देखा, ये सेल्फ सर्विंग एंटिटी के ऊपर है कि अपने फायदे के बारे में सोचती है, ऐसे रूल्स बनाती है जिससे सरकार का फायदा हो, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़े, बस, ठीक है। आ गया भाई क्वेश्चन हमारे पास, मैंने फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया था, ठीक है। Which फाइनेंस कमीशन इंट्रोड्यूस फॉरेस्ट कवर एज अ क्राइटेरिया ऑफ द फर्स्ट टाइम। कौन सा फाइनेंस कमीशन जो है सबसे पहली बार लेकर आया था कि फॉरेस्ट कवर के हिसाब से भी टैक्स का वितरण होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर के हिसाब से। ये फॉरेस्ट कवर 7.5% आया था वेटेज के साथ, ठीक है। और अभी अपने 15 फाइनेंस कमीशन देखा तो वहां पर ही 10% था, है ना। और ये आया था सबसे पहले 14th फाइनेंस कमीशन में, 14th फाइनेंस कमीशन में सबसे पहले इसकी बात कही गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 14th फाइनेंस कमीशन। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो वाईवी रेडी थे 7.5% वेटेज के साथ आया था, अभी इसका 10% वेटेज हो चुका है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बताया भी है कि इनकम डिस्टेंस के हिसाब से 45%, एरिया 51%, पॉपुलेशन 15%, फॉरेन एंड इक्वलिटी 10%, और ये डेमोग्राफी 12 और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स के हिसाब से 2.5%, ठीक है। तो ये आपका नया कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है वो बना है।
ठीक है, तो बहुत ही इजी है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसके ऊपर जिक्र किया था, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन आप देखिए, 16 क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए पहले, अगर जिस भी बच्चे को आ रहा है कमेंट में कीजिए इसका आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स एक्ट एज अ बिल्ट इन स्टेबलाइजर। जो आपके पास यहाँ पर प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स होता है वो एक बिल्ट इन स्टेबलाइजर है, मतलब प्रगतिशील आयकर अनिर्हित स्थिरता लेकर आता है, मतलब अपने आप में स्टेबलाइज करता है चीजों को, सभी को। ठीक है, एंड एज अ इकोनॉमिक एक्सपेंड्स एंड इनकम राइजेस, टैक्स रेवेन्यू राइजेस मोर देन द प्रोपोर्शनली हेल्प टू कर्व इन्फ्लेशन। कि जब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा और आय बढ़ती है, कर राजस्व अनुपातिक रूप से अधिक बढ़ता है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करा जाता है। मतलब ये बोल रहा है जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, वैसे वैसे आप टैक्स उतना लगाते चले जाते हैं जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन स्टेबलाइज रहे, इन्फ्लेशन बढ़े ना। ठीक है, सोचिए क्या आंसर होगा इसका। बिल्ट इन स्टेबलाइजर तो है, बिल्ट इन स्टेबलाइजर है आपके पास। ठीक है, जैसे जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स बढ़ता है वैसे वैसे होता है, और बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को बढ़ाती है ताकि इन्फ्लेशन क्रिएट ना हो इकोनॉमी के अंदर। तो आंसर होना चाहिए बोथ ए आर एंड ट्रू, एंड ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देगा, क्यों? बिकॉज ये इसका ही रीजन लिखा हुआ है, तो ए होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, देख सकते हैं बिल्ट इन स्टेबलाइजर ही होगा ये। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ेंगे, गवर्नमेंट आपकी इनकम पर ज्यादा टैक्स लगाएगी जिससे स्टेबलाइज किया जाए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक मैकेनिज्म पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ड्यूरिंग द बूम सरकार क्या करेगी? इकोनॉमी बढ़ रही है, पीपल बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, अंडर द प्रोग्रेसिव सिस्टम दे डू नॉट जस्ट पे मोर टैक्स, दे ऑफन मूव इनटू द हायर टैक्स ब्रैकेट्स। क्योंकि आपके पास इनकम बढ़ेगी, अगर आप इनकम बढ़ेगी और आपकी इनकम पहले सपोज दैट 5 लाख रुपए थी या 6 लाख रुपए थी, तो आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में थे, और अगर आप बूम पीरियड में गए तो आपकी इनकम अगर 10 लाख रुपए हो गई तो 10 लाख के हिसाब से आप अब हायर टैक्स ब्रैकेट में बढ़ जाएंगे, क्योंकि इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन चलता है। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आप उतना ज्यादा टैक्स पे करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर बर्डन बढ़ते चला जाएगा। ड्यूरिंग अ रिसेशन में इनकम फॉल करती है तो आप डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम होगी, तो आप लोअर लेवल पर चले जाएंगे। ठीक है, लोअर लेवल ऑफ ब्रैकेट पे चले जाएंगे। इट मींस यहां पर सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो रही हैं, इसलिए ही तो बोला जा रहा है ये ऑटोमेटिकली स्टेबलाइजर है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। बिल्कुल, ये अपने आप ऑटोमेटिकली चीजों को एडजस्ट कर देता है। 17th क्वेश्चन, इंस्पेक्शन इफेक्ट्स अकर व्हेन। इंस्पेक्शन इफेक्ट कब होता है? फटाफट बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि taxpayers government reviews its own expenditure, taxpayers review their tax obligation during an emergency, people review the tax expenditure process after disturbance and accept their higher level, the CAG audit of the budget। ये मैंने आपको बताया था फटाफट कि जैसे जैसे क्राइसिस के बाद जब सरकार ने धीरे धीरे करके टैक्स रेट्स को बढ़ाया होता है, तो सरकार फिर दोबारा से उस टैक्स रेट्स को कम नहीं करती है ना, मतलब सरकार गो बियॉन्ड, पीछे दोबारा से नहीं जाती। इसको इंस्पेक्शन इफेक्ट बोलते हैं हम, है ना। तो इसका आंसर होगा कि लोगों की किसी अशांति के बाद कार्य व प्रक्रिया की समीक्षा करते हैं और उच्च स्तरों पर स्वीकार करते हैं। उसके बाद स्वीकार कर लिया आपने तो उसके बाद वो पीछे नहीं जाएंगे, वो लोअर नहीं करेंगे। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सी है इसका आंसर। और आप देख लीजिए दोबारा से मैंने आपको स्लाइड में प्रोवाइड कर दिया है कि डिस्प्लेशन इफेक्ट क्या है, कि जब हायर टैक्स या एक्सपेंडिचर आप लगाते हैं तो वो डिस्प्लेस करता है लोअर प्रीवियस लेवल ऑफ टैक्सेस या फिर एक्सपेंडिचर को जो क्राइसिस में था। इंस्पेक्शन इफेक्ट में पीपल और गवर्नमेंट इंस्पेक्ट करती है सोशल नीड्स ड्यूरिंग द क्राइसिस एंड एक्सेप्ट द न्यू स्पेंडिंग्स। एंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या है, कि जहां पर गवर्नमेंट एक्टिविटीज ग्रो फास्टर देन द लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज एज इकोनॉमी डेवलप, जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है। चलिए 18th क्वेश्चन क्या है? 18th क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटल रिसीव्ड्स कौन सी है इसमें से? कैपिटल रिसीव्ड जिससे आपकी एसेट्स कम हो जाएं, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, और लायबिलिटी बढ़ जाए। किससे बढ़ रही है बताओ फटाफट, किससे आपकी देयता बढ़ रही है, किससे आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है और किससे आपकी एसेट कम हो रही है? एक्साइज ड्यूटी नहीं, फीस से नहीं होगी, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, सी आंसर होगा डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट करोगे, आप अपनी सरकारी कंपनियों को बेच दोगे, तो क्या होगा, आपके पास टैक्स जो है
वो बेसिकली होगा आपके पास एसेट्स जो है वो कम हो जाएंगे, एसेट कम होंगी और पैसे आएंगे तो कैपिटल रिसीव्ड्स है, यहाँ मैंने दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। 19th क्वेश्चन, डाल्टन लॉ ऑफ प्रोग्रेसिवनेस इज एक्सप्रेस एज द फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर ना ये आई थिंक गलत लिख गया है, ठीक है, ये डाल्टन लॉ है। तो डाल्टन लॉ में आपके पास जो है P इक्वल्स टू डी माइनस ए या कोई भी डी इन्होंने एक वेरिएबल ले लिया प्लस अल्फा, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये डाल्टन का लॉ है, ए वाला ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सही से लिख के दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा P इक्वल्स टू डी डैश प्लस अल्फा। अगर डाल्टन लॉ को आप देखते हैं तो डाल्टन इक्वेशन बेसिकली किस चीज में बात करती है, P ये दिखाता है कि रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ प्रोग्रेसिवनेस, कितना टैक्स जो है प्रोग्रेसिव है, P उस चीज को दिखाएगा। उस चीज को मेजर करने के लिए ये एक डी लेकर आते हैं। डी प्रेजेंट देखता है डिफरेंशियल टैक्स रेट्स ऑन द हायर इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट्स में कितना चेंज आता है, कितनी डिफरेंशियल टैक्स रेट्स होते हैं। और डी डैश दिखाता है अगेन डिफरेंशियल टैक्स रेट्स बट ऑन द लोअर इनकम। तो हाई इनकम पर टैक्स रेट्स को डिफरेंशियल टैक्स रेट डी और लोअर इनकम पर डिफरेंशियल टैक्स रेट्स को डी डैश से दिखाया जाता है। और अल्फा जो है रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट या स्पेसिफिक एडजस्टमेंट फैक्टर जो कि इस डेरिवेशन में यूज किया गया। इट इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वेरिएबल लिया हुआ है। अब ये बोलते हैं कि डाल्टन आर्ग्यू करता है आ टैक्स टू बी ट्रूली प्रोग्रेसिव होता है बट आर रेट जो रेट ऑफ टैक्स है मस्ट बी इंक्रीज एज अ इनकम इंक्रीजेस। जब आपकी इनकम बढ़ रही है उसके साथ साथ टैक्स रेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो ही ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, वरना नहीं है। इस चीज को ये कैसे शो करते हैं, इस चीज को इन्होंने जब ये फॉर्मूला दिया तो इन्होंने कहा इफ P इज ग्रेटर देन 0, अगर यहां पर P की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में P इक्वल्स टू डी माइनस डी डैश प्लस अल्फा, इस वाली इक्वेशन में जो P की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। इट मींस पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो प्रोग्रेसिव नेचर है, 0 आ रहा है तो प्रोपोर्शनल है, और अगर लेस देन 0 आ रहा है तो टैक्स रेग्रेसिव है। यानी P की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो प्रोग्रेसिव, P की वैल्यू 0 है तो प्रोपोर्शनल, और P की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है, लेस देन 0 आ रही है तो ये रेग्रेसिव टैक्स यानी नेगेटिव इफेक्ट को दिखाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें और भी अदर ऑप्शंस जो मैं यहाँ पर दिए हुए थे वो क्यों गलत थे, क्योंकि मार्जिनल सोशल बेनिफिट माइनस मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस ये डाल्टन का प्रिंसिपल लॉ है, हमने पढ़ा है। ये जो है TR डिवाइड बाय GDP, टोटल रेवेन्यू ऑफ द GDP, टैक्स टू GDP रेशियो कौन देखता है, ये अलग चीज को दिखाता है, ठीक है। ये बेसिकली देखता है कि इकोनॉमी को कितना टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है GDP का। ये टैक्स रेवेन्यू एंड इनकम के बीच में है, ये मार्जिनल टैक्स रेट्स एंड टैक्स बायंसी को दिखाता है, ठीक है। ये टैक्स बायंसी और मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको डाल्टन्स लॉ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन 20 एस्चीट्स के बारे में है। तो एस्चीट्स क्या होता है, बेसिकली अगर कोई भी पर्सन है और उस पर्सन का कोई भी नॉमिनी नहीं है या कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वारिस नहीं है, ठीक है, और ऐसे पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, वो डेड हो जाता है, तो ऐसे पर्सन की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने पास फोरफिट करके रख देती है। गवर्नमेंट उसका कानूनी तौर पर उसके हकदार होती है और गवर्नमेंट इसको बेचकर ऑक्शन करती है और गवर्नमेंट को पैसे आ जाते हैं, और ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट का पार्ट होता है। अगर पूछा जाए तो ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट यानी कि राजस्व प्राप्तियों का भाग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी विद नो लीगल हेयर, ऐसे संपत्ति से आए जिसका कोई कानूनी वारिस नहीं होता, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 बेसिकली 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में है। 15th फाइनेंस कमीशन में आप सभी को पता है कि टैक्स का जो डिविजिबल पूल है उसको रिड्यूस करके 41% कर दिया था 15th फाइनेंस कमीशन ने, और 14th फाइनेंस कमीशन में 42% था। बिकॉज ये कम इसलिए हुआ है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अलग से बेसिकली यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है। तो अब इनकम डिस्टेंस पर कितना वेटेज दिया जाता है, आय के वितरण पर, ठीक है, आय के दूरी पर, सॉरी। तो ये है 45% का आप जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो 45% इसका आंसर है, और टेबल मैंने लगाई हुई, आप देख सकते हैं कि 45% वेटेज है इनकम डिस्टेंस के लिए, एरिया के लिए 15%, पॉपुलेशन 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10% एंड टैक्स एंड एफर्ट्स 2.5%। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट वेटेज जो है वो असाइन की गई हैं कि किस तरीके से इसके अकॉर्डिंग टैक्स का डिविजिबल होगा पूल में, ठीक है।
तो अगर आप नेक्स्ट 22 क्वेश्चन देखें, 22 क्वेश्चन कह रहा है विच कर्व इलस्ट्रेट द इन्वर्टेड यू। इन्वर्टेड यू शेप आपको पता है, कुछ इस टाइप की कर्व के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जो रिलेशनशिप बिटवीन करेगा शो गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड जीडीपी एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है जीडीपी की कितनी परसेंटेज है एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कौन सा वक्र जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकारी खर्च और आर्थिक प्रदर्शन के बीच उल्टे यू संबंध को दर्शाता है। अगर आपको लफार कर्व के बारे में पता है तो ये टैक्स रेट और गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू के बारे में रिलेशन बताता है कि सरकार को कितना कर राजस्व होगा कितना टैक्स लगाने पर। रैन कर्व जो है वो बताता है कि 15% से लेकर 25% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बेटर है। अगर इससे ज्यादा होगी तो वो इकोनॉमी को ग्रो नहीं करेगा, इकोनॉमी को उल्टा नीचे नुकसान में लेके आएगा। तो आंसर आपके पास यहां से यही मिल रहा है, ठीक है। आंसर आपके पास ये रैन कर्व यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये इसका आंसर हो जाएगा रैन कर्व, ठीक है। देखिए यहां पर आपके पास सी इसका आंसर है, ठीक है। और इसका मैंने आपको आंसर भी दिया है कि क्या लॉजिक है। एट वेरी लो लेवल ऑफ स्पेंडिंग गवर्नमेंट ग्रोथ इज बिकॉज द स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड द पब्लिक एसेंशियल गुड्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल्स, लॉ एंड प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा, और इसकी वजह से कम होता है। बट जैसे जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ती हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ती हैं, तो ये ग्रोथ भी बढ़ेगा आपके पास। एज द स्पेंडिंग इंक्रीजेस द ग्रोथ अंटिल इट रीचेस द ऑप्टिमल पॉइंट। ऑफन आर्ग्यू दैट द ऑप्टिमल पॉइंट क्या है इनके हिसाब से, यह 15 to 25%, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको कि इतना ही ये जो है ऑप्टिमल मानते हैं कि इतना ऑप्टिमल है। इससे ज्यादा टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स कह रहा हूं, इससे ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होगी तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेगा। उसका रीजन ये है कि इकोनॉमी में ज्यादा स्पेंडिंग आएगी तो बेसिकली आपको एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है हायर टैक्सेस, इनएफिशिएंसी एंड क्राउडिंग आउट इफेक्ट को दिखाएगा। इट मींस अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है, गवर्नमेंट हर चीज में ज्यादा से ज्यादा अपनी स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट करके रखेगा, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स को कोई बेनिफिट नजर नहीं आएगा, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लोअर कर देंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, जिसको आप क्राउडिंग आउट इफेक्ट के थ्रू दिखाते हैं। यही आपका क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। तो आपको क्राउडिंग आउट इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर मैंने बाकी कर्व का भी बताया हुआ कि लफार कर्व रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड टैक्स रेवेन्यू, लॉरेंज कर्व जो है वो इनइक्वालिटी दिखाता है, फिलिप्स कर्व जो है इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में एक इनवर्स रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ग्लोटिंग के बारे में है। ग्लोटिंग का सिंपल सा मतलब होता है बच्चे कि जब भी आप बजट को देखते हैं, बजट आपके पास 1 Feb को पेश होता है और फरवरी एंड मार्च का मंथ आपको मिलता है इस बजट के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। बट बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के बजट होते हैं अलग अलग, ठीक है। और फिर उनके ऊपर डिस्कशन चलता है। हमने पढ़ा भी है कि बजट को पहले प्रेजेंट किया जाता है, डिस्कशन होता है, स्क्रूनिटी होती है, फिर उसके बाद बजट्स का ग्रांट्स करा जाता है, वोटिंग फॉर डिमांड होता है 4 ग्रांट्स के लिए, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता है, जब बहुत सारे बजट्स पर डिस्कशन चल रहा होता है और टाइम कम होता है, और टाइम की कमी की वजह से जो है लास्ट मोमेंट पे जो राज्यसभा स्पीकर्स होते हैं वो डायरेक्टली बजट्स को जो है पास आउट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम ग्लूटिंग बोलते हैं। यानी कि भारतीय बजट प्रक्रिया में ग्लूटिंग का अर्थ यही होता है। जैसे समय की कमी के कारण बिना चर्चा के अनुमोदन मांग पर मतदान कर देना, वो वोटिंग कर देते हैं ना, वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर द ग्रांट्स फॉर विदाउट डिस्कशन द ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, समय की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। ये याद रखना, ये फाइनेंस बिल पास नहीं होता, ये सब नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैंने आपको रीजन यहाँ पर लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे ग्लूटिंग का तो मतलब मैंने बताया, पुटिंग ऑल अनडिस्कस्ड डिमांड फॉर ग्रांट्स टू वोट टुगेदर द फाइनल डे। फाइनल डे ऐसा किया जाता है। अब टोकन कट मोशन क्या होता है? टोकन कट मोशन का मतलब है
कि जब आप रिड्यूस करना चाहते हैं डिमांड, इट मींस किसी मिनिस्ट्री की आप कम करना चाहते हैं 100 रुपीज से कोई अमाउंट, तो आप टोकन कट मोशन का यूज करते हैं। बट अगर आप इकोनॉमी कट मोशन लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अगेन डिमांड को कम करना चाह रहे हैं, बट आप स्पेसिफिक अमाउंट टू इंप्रूव द फिजिकल एफिशिएंसी, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी के लिए ऐसा आप कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर ऐसा नहीं था। पॉलिसी कट मोशन क्या है, सॉरी, हाँ, पॉलिसी कट मोशन क्या है, पॉलिसी कट मोशन है जहां पर आप बेसिकली डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं इस पॉलिसी के लिए, आप 1 रुपीज से शो कर रहे हैं इसको और आप डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं कि ये पॉलिसी बेकार है, तो आप पॉलिसी कट मोशन लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट यूनियन लिस्ट का 7 शेड्यूल में कौन से पार्ट को माना गया, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में 7वें अनुसूची का हिस्सा है। तो वो अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो इसका आंसर आपका एटॉमिक एनर्जी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा को रखा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक संघ सूची होती है, यानी कि एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जहां पर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए बनाई जाती है। तो जो आपकी स्टेट्स यूनियन लिस्ट है उसमें शेड्यूल 7 में परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी के बारे में कहा है। तो आप देख सकते हैं एटॉमिक एनर्जी यूनियन लिस्ट में होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। पब्लिक हेल्थ स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, फिशरीज भी स्टेट लिस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट के पास, बैटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाता है, एजुकेशन को किसमें रखा जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट में, ये बोथ यूनियन एंड स्टेट्स दोनों के पास होती है। जैसे मैंने बताया भी है, यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट जो है बोथ यूनियन एंड स्टेट दोनों के पास इसकी अथॉरिटी होती है, ठीक है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन अगर आप देखें, व्हेन द एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स अगर ज्यादा है एआरटी से, बच्चे आपको पता होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स बताता है कि कितना लास्ट अमाउंट पर आप टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स बेस बेसिकली दिखाएगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इसका आंसर होगा। वैसे जब मार्जिनल रेट ज्यादा होता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स से, तो इसका आंसर प्रोपोर्शनल टैक्स होगा, यानी कि प्रगतिशील कर। क्यों होगा, देखिए, क्योंकि प्रोपोर्शनल टैक्स आपके पास होता है कि जब इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट्स यानी टैक्स ज्यादा लगाया जाता है ज्यादा इनकम पर। ज्यादा टैक्स लगाने का मतलब है टैक्स रेट्स को जो है वो बेस, टैक्स का जो बेस है वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इनकम ज्यादा है तो टैक्स बेस भी ज्यादा होगा। टैक्स बेस का मतलब होता है जिस अमाउंट पर टैक्स लगना है तो वो ज्यादा होगा और टैक्स रेट्स उसके हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे, टैक्स ज्यादा होते चला जाएगा। तो मार्जिनल रेट यही बताता है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स बताता है कि आपने गो थ्रू द पूरी इनकम पर एवरेज कितना लगा है, 10 +5 या +15 इस तरीके से जो लगा है उसका एवरेज आप निकाल लेते हैं, फिर फाइनली आपके पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास प्रोग्रेसिव हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ चीट कोड दे रखे हैं कि अगर एमआरटी ज्यादा है एआरटी से तो प्रोग्रेसिव है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। प्रोपोर्शनल में दोनों बराबर होते हैं और एग्रेसिव में मार्जिनल रेट टैक्स कम होता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स ज्यादा होता है, बिकॉज टैक्स रेट्स डिक्रीज होते हैं अगर इनकम बढ़ती है, तो टैक्स बेस कम होता है, यहाँ पर टैक्स बेस जो है वो कम होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। डिग्रेसिव में यहाँ पर मिक्स देखने को मिलेगा, प्रोग्रेसिव होगा एट अ पॉइंट एंड बिकम अ प्रोपोर्शनल, कुछ रेट तक तो आपको ऐसे प्रोग्रेसिव देखने को मिलेगा, उसके बाद ये फ्लैट हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रोग्रेसिव है, ठीक है, क्लियर है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है, बेसिकली चेयरमैन कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। फटाफट कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में 15th फाइनेंस कमीशन जो है, 14th फाइनेंस कमीशन जो है उसके बारे में आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था डिटेल में, है ना। तो आप बताइए फटाफट कौन है। एनके सिंह है 15th के, वाईवी रेड्डी है 14th के, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एनके सिंह हमारे पास, ठीक है, एनके सिंह। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने और भी दिए हुए हैं 12th 5 ईयर प्लान, फाइनेंस कमीशन, सॉरी 5 ईयर प्लान नहीं, ये 2005 से 2010 आया, सी रंगराजन इसके चेयरमैन थे। 13th फाइनेंस कमीशन 2010 से 2015, विजय केलकर। 14th फाइनेंस कमीशन 2014 से लेकर 2020, वाईवी रेड्डी। एंड 15th फाइनेंस कमीशन 2021 से 2026, एनके सिंह। आपको लास्ट 3 और 4 तो याद रखना ही है फाइनेंस कमीशन की, मतलब 12th 13 14 15 आप याद रखिए कौन कौन है इसका, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 27, मोनेटाइज डेफिसिट क्या है, यानी कि मौद्रीकृत घाटा क्या है।
देखिए क्या होता है, मोनेटाइजेशन का मतलब है कि सरकार जब अपनी किसी भी एसेट्स वगैरह को मोनेटाइज कर रही है या अपने डेफिसिट को कम करने के लिए एक नया मनी ला रहे हैं। जैसे डेफिसिट है, घाटा हो गया है, अब इस घाटे को फाइनेंस करना है। तो घाटे को फाइनेंस करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए बहुत बार न्यू करेंसी प्रिंट कर ली जाती है। न्यू मनी या न्यू करेंसी जो है वो प्रिंट कर ली जाती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि न्यू करेंसी प्रिंट की जा रही है उस घाटे को पूरा करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट की बोरोइंग्स ऑफ पब्लिक नहीं दिखाता है। डेफिसिट पब्लिक बोरोइंग से कभी नहीं होगा, डेट से नहीं होगा, इंटरेस्ट पेमेंट से नहीं होगा। ये होगा नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, सरकार को आरबीआई का शुद्ध ऋण। एक तरीके से जब हम न्यू करेंसी प्रिंट कर रहे हैं तो हम वो डेफिसिट पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से सरकार के ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, एक टाइप का डेट क्रिएट हो रहा है, आप कह सकते हैं क्रेडिट क्रिएट हो रहा है कि गवर्नमेंट को आरबीआई क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। तो आंसर भी हो जाएगा इसका आंसर। और आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि टोटल बोरोइंग होता है जो कि आरबीआई प्लस पब्लिक प्लस एक्सटर्नल से होता है। बट जो मोनेटाइज डेफिसिट होता है वो स्पेशली द पार्ट ऑफ फंड बाय द आरबीआई, आरबीआई जिसको एक फंड कर रही है नई करेंसी प्रिंट वगैरह करके। बजटरी डेफिसिट होते हैं जहां पर ओल्ड टर्म टोटल रिसीव्ड्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर होता है। तो आपके पास बजट डेफिसिट दिखाता है, बजटरी डेफिसिट दिखाता है। इसको आप पूरा पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी आपको नॉलेज दी उसी में यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मोनेटाइज डेफिसिट इज अ स्पेसिफिक वे ऑफ फाइनेंसिंग द गवर्नमेंट्स फिजिकल गैप। इट्स अकर व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली सपोर्ट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को वो सपोर्ट कर रहे हैं। The mechanism when the government spends more than its earn and cannot raise through the taxes or making borrowings। गवर्नमेंट ने ज्यादा खर्चा कर लिया बट गवर्नमेंट के पास तो पैसे आ नहीं रहे हैं, ना ही बोरोइंग आ रही है और ना ही गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू करना चाह रही है, टैक्स इनफ कलेक्ट नहीं हो रहा है बेसिकली। इट इश्यूज द डेट या ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स दैट परचेज बाय द आरबीआई, ठीक है। आरबीआई ने परचेज कर लेते हैं जिसके बदले गवर्नमेंट को वो पैसा देते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि वो नई करेंसी प्रिंट कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। आरबीआई क्रिएट्स अ नेट मनी टू बाय द स्पेसिफिक सिक्योरिटी इफेक्टिवली मोनेटाइजिंग द गवर्नमेंट्स डेब्ट। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी पर अगर इम्पैक्ट देखें, दिस इज द ऑफन कंसिडर्ड अ लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई without a corresponding increase in goods and services can lead to the inflationary pressure। जिसकी वजह से देखिए क्या होता है कि जब आप नई करेंसी प्रिंट करते हैं जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाती है और जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने लगते हैं। लोगों को लगता है कि उनके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उस नई मनी को हम यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेफिसिट को ठीक करने के लिए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। Why the other are different? बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक ये अलग है, ठीक है, ऑप्शन 1 में दिया था। ये मार्केट बोरोइंग है एक तरीके से। एक्सटर्नल डेट बेसिकली सरकार पैसा बोरो करती है फॉरेन सोर्सेज से, लाइक वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से या फिर फॉरेन किसी भी गवर्नमेंट से। इंटरेस्ट डेट है जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली इसका कंपोनेंट है, तो ये तो अलग ही हो गया बेसिकली, है ना, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द क्राइटेरिया फॉर द हॉरिजॉन्टल डिवेल्यूशन। याद होगा आपको मैंने बताया था एक होता है हमारे पास वर्टिकल डिवेल्यूशन जो कि एक होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल डिवेल्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हमने देखा था कि कितना स्टेट्स टू वगैरह, स्टेट्स टू यूनियन के बीच में बटा है। अब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बताता है कि आपका जो है वो किस बेस पर टैक्स मिलेगा किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एरिया वाइज कितना होता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में कितना होता है, ठीक है। और ये जो है वो आपको 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग बताना है। तो मैंने बता रखा है, आप चाहें तो बता सकते हैं। तो ए का एरिया वाइज तो 15% था आई थिंक, ठीक है, और डेमोग्राफिक परसेंट इतना ही था, ठीक है, और पॉपुलेशन वाइज भी 15% था। टैक्स एंड एफर्ट्स फाइनेंस बिल्कुल एक मैच किया हुआ है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये तो लाइन वारी से लग जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट अंडर विच आर्टिकल। अब देखिए स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो हैं यानी कि संवाधिक अनुदान किस अनुच्छेद के द्वारा
प्रदान किए जाते हैं। तो स्टैट्यूटरी फंड होते हैं ग्रांट्स इन एड टू नीडी स्टेट, जिस भी स्टेट्स को जरूरत होती है उनको प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर द आर्टिकल ऑफ 275 अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। 275 देख लीजिए आर्टिकल 275 में, ठीक है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स होते हैं। आर्टिकल 282 देखिए, आर्टिकल 282 जो है वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होते हैं। ये मेड किए जाते हैं फाइनेंशियल कमीशन के बेस्ड पर, बट ये यूनियन गवर्नमेंट एंड प्लानिंग कमीशन के बेस पर डिस्क्रिशनरी किए जाते हैं। नेचर क्या है इनका? ऑब्लिगेटरी नेचर होता है, स्टेट की जब नीड होगी जब होगा। ये डिस्क्रिशनरी के होते हैं, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सोर्स क्या होते हैं? चार्ज ऑन द कंसोलिडेशन ऑफ द फंड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कंसोलिडेशन फंड है उससे लिए जाते हैं। ये जो है वोट्स फ्रॉम द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, जो वोट्स हुए हैं उसके थ्रू जो है दिया जाता है, बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है ना, प्लानिंग कमीशन वगैरह, यूनियन गवर्नमेंट। 30 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर का। होपफुली आप सभी को लेक्चर बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा। स्टेटमेंट 1 है एडवॉल्रेंट टैक्स आर इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। एडवॉल्रेंट टैक्स जो है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग लगता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि मूल्य आधारित कर वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। बिल्कुल, उसके मूल्य के आधार पर जब भी एडवॉल्रेंट आता है तो आप वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं, ठीक है। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है? स्पेसिफिक टैक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ आइटम। ये जो है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब विशिष्ट कर जो है वस्तु के मूल्य के से स्वतंत्र होता है। बिल्कुल, विशिष्ट कर स्वतंत्र है, वस्तु के मूल्य से कोई मतलब नहीं है। ये किसी स्पेसिफिक चीजों पे लगाया जाता है, उसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपने इस आइटम पे इतना टैक्स लगाया तो इतना ही होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी। सी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट 1 and 2। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने आपको एक डिफरेंस भी दे दिया कि एडवॉल्रेंट टैक्स मॉनेटरी वैल्यू पे लगता है, स्पेसिफिक टैक्स फिजिकल यूनिट्स पे लाइक वेट के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लगता है। इम्पैक्ट ऑन प्राइस राइज, अगर प्राइस बढ़ता है तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ते हैं यहाँ से, और अगर टैक्स रेवेन्यूज रिमेन अनचेंज, टैक्स रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर आप कहें कि प्राइस बढ़ रहा है यहाँ तो प्राइस के हिसाब से लगता ही नहीं है, यहाँ तो यूनिट के हिसाब से लगता है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये डिफिकल्ट है, रिक्वायर्स वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स की जरूरत होती है। ये सिंपल है, रिक्वायर्स काउंटिंग एंड मेजरमेंट। यहाँ पर वैल्यूएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये डिफिकल्ट है, और ये इजी है। एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्सरसाइज ऑन फ्यूल है, लिकर टैक्स है पर बोतल। तो इसके हिसाब से ये थोड़ा हो जाता है, ठीक है। ये लिकर एंड फ्यूल पे लगता है और टैक्स पर बोतल बेसिकली, और यहाँ पर जीएसटी हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और इसी तरीके के और लेक्चर जो हैं वो मेरे चैनल पर हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में आप मुझे बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट के जो है एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए। मैं इसी तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उस सब्जेक्ट्स के लेकर आऊंगा, ताकि आपके लिए एग्जाम में बहुत अच्छी हेल्प हो सके और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप इस न्यू चैनल को जो है मुझे हेल्प भी हो सके और ये चैनल और अच्छे से ग्रो कर सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।